चलिए, नाउ कम टू सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया लेसन 2। ओल्ड सिलेबस में पार्ट बी में होगा। ठीक है, मिल गया सबको। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 1 था, यूनिट था, मतलब चैप्टर 1 था, उसमें हम लोगों ने देखा था बेसिक्स के बारे में, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में। और इस चैप्टर में प्राइमरीली हम लोग किसके बारे में देखने हैं? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक एक्सचेंज। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब आपको दिख रहा है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे आ जाओ, स्टॉक मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन। ओके, द स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आई थिंक स्टॉक मार्केट क्या है ये तो हम लोग को पता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंश्योरिंग लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट होने से लिक्विडिटी होती है, यस और नो? लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि हम, हाँ, कन्वर्जन इनटू कैश। कन्वर्जन इनटू कैश कब होगा? जब हम अपनी सिक्योरिटीज को खरीद बेच पाएंगे। और खरीद बेच हम तभी सकते हैं जब उसकी रेडी मार्केट अवेलेबल हो। रेडी मार्केट कब अवेलेबल रहती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंश्योरिंग liquidity to them in the interest of investors. The stock exchange are virtually the nerve center of the capital market and reflect the health of the country's economy as a whole. अब SCRA जो एक्ट है उसने स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है, जरा मार्क करिए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पहले जो था ना वो सिर्फ एक एसोसिएशन था, म्यूचुअल फॉर्म, और उसके बाद उसको एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फॉर्म एंड कॉर्पोरेट फॉर्म? म्यूचुअल फॉर्म मतलब सिर्फ कुछ लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना ली। और जब हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कन्वर्टिंग इनटू अ कंपनी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ऑल। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन था, फिर उसका डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब म्यूचुअल फॉर्म से डीम्यूचुअल में कन्वर्ट हो गया। पहले सिर्फ और सिर्फ वही लोग उसके मेंबर होते थे, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे वही उसके मेंबर थे। बट फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसकी मेंबरशिप ओपन कर दी कि एनीवन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। यानी म्यूचुअल फॉर्म से क्या कर दिया? डीम्यूचुअल कर दिया एंड उसको कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। तो दो चीजें हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में, डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। अगर कहीं ये वर्ड देखना या कहीं ये लाइन देखना तो इसका मतलब अंडरस्टैंड कर लीजिए। डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब पहले वो म्यूचुअल फॉर्म में था, फिर म्यूचुअल से डीम्यूचुअल कर दिया गया। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब पहले वो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में था, एसोसिएशन के फॉर्म में था, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया कंपनी के फॉर्म में। ओके, दैट इज व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। Any body of individual, whether incorporated or not, constituted before corporatization, देखो यही वर्ड्स लिखे हैं, before corporatization and demutualization, यानी corporatization और demutualization के पहले वो एक body of individual था, और उसके बाद वो देखो सेकंड पॉइंट में क्या बन गया? body corporate incorporated under the Companies Act. ओके, यानी corporatization के पहले जो स्टॉक एक्सचेंज था उसको भी स्टॉक एक्सचेंज मान रहे हैं, और कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद जो कंपनी फॉर्म ऑफ बना उसको भी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज मान रहे हैं। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज गिवन अंडर SCRA। इसके बाद नेक्स्ट आओ रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओल्ड में दिया है ये सब, ओके। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखिए, एनी 5 पॉइंट्स कर लीजिएगा। क्या क्या काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का? पहला पढ़ के बताइए समझ में आया कि नहीं? हेडिंग सफिशिएंट है। एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, यस और नो? ठीक है, सिक्योरिटीज की सेल परचेज हो सकती है डायरेक्टली। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन। अगर हम आपसे कहें कि शेयर का प्राइस कैसे पता चल रहा है, तो एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट से ही तो पता चल रहा है। जो डेली बेसिस में शेयर का प्राइस चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? स्टॉक मार्केट की वजह से। तो सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? स्टॉक मार्केट की। मोबिलाइज सेविंग, मोस्ट ऑफ द पब्लिक कैनॉट इन्वेस्ट इन बल्क अमाउंट। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं पूरे कैपिटल मार्केट में। हमारे पास जो छोटा छोटा अमाउंट है, अब देखिए, हो सकता है हम IPO में सब्सक्राइब ना कर पाए, हो सकता है मेरे पास इतने फंड्स ना हो कि हम डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदें, लेकिन डेफिनेटली हम सेकेंडरी मार्केट से जितने भी चाहे उतने शेयर खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कोई लिमिट थोड़ी ना है कि आपको कम से कम इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है।
स्टॉक एक्सचेंज में तो आप जितने को ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर वो मीट हो जाएगा तो आपका ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। Enables healthy speculation. Stock exchange encourages businessmen and provides healthy speculation opportunities to gain profit from fluctuation in prices. ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में कैसे कमा रहे हैं? स्पेक्यूलेशन। व्हाट इज दिस स्पेक्यूलेशन? जब सस्ता हो खरीद लो और जब महंगा हो बेच दो, सिंपल, ठीक है। देन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, इंश्योरिंग लिक्विडिटी, एक्ट एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। कल हम लोग ने देखा था ना ये कि स्टॉक एक्सचेंज को बैरोमीटर भी कहा जाता है इकोनॉमी का, ओके। तो ये सारे रोल होते हैं किसके? स्टॉक एक्सचेंज के। बस कोई भी 5 पॉइंट्स कर लेना और ओनली हेडिंग्स लिख लीजिए। अगर हम लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन से? बीएससी एंड एनएससी। बीएससी लिमिटेड फॉर्मली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Bombay Stock Exchange has been in existence since 1875, whereas National Stock Exchange on the other hand was founded in 1992. Okay, तो NSE जो है वो अभी लेटेस्ट है, BSC बहुत पुराना है, लेकिन दोनों के थ्रू ही ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो होता है वो सेम होता है। ओके, हमने शायद आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती कैसे है? ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से। याद आया? कहीं बताया था हमने। ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोजिटली हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया, हमें रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं, लेट से 1000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब हमने अपना ये ऑर्डर डाल दिया, जरूरी नहीं है कि 1000 रुपए पे कोई बेचना भी चाहे। जब ऐसा कोई सेलर आएगा जो सेम प्राइस पे ट्रांजैक्शन करना चाहेगा, तब जाके मेरा वो एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। ओके, तो हम अपना सौदा जो है वो प्लेस कर देंगे। इसी तरह कोई और पर्सन होगा जो इसी रेट पे सेल करना चाह रहा होगा। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ उन बायर्स एंड सेलर्स के ट्रांजैक्शन को मिलाने का काम करता है। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन मीट आउट हो जाएगा, वैसे ही आपका ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा। ओके, नाउ रेगुलेटर ऑफ सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट के ऊपर देखिए कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से लॉज लग रहे हैं। देखो ब्लॉक में दिया हुआ है, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। देखिए कौन कौन से एक्ट लग रहे हैं। एक तो सेबी लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लगेगा और डिपॉजिटरी लगेगा। अच्छा, कंपनीज एक्ट वैसे क्यों लग रहा है? पहली चीज तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होंगे। दूसरी चीज, स्टॉक एक्सचेंज खुद भी तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये 4 एक्ट हैं जो इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ओके फाइन, अब यहां से आ जाओ ट्रेडिंग मैकेनिज्म। अब मेन स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टार्ट हुआ है ओल्ड में। ओके, ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीद बेच कैसे होती है। इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ट्रेडिंग आर ट्रेडिंग लाइक इक्विटी शेयर, वारंट्स, डिवेंचर एक्सेट्रा। आई होप अब आप समझते हैं वारंट क्या होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना वारंट क्या होता था। वारंट जस्ट लाइक अ कूपन। आज हमें शेयर नहीं मिलता था, आज हमें वारंट मिल रहा है जिससे कुछ समय बाद हम शेयर ले सकते हैं। ओके, तो कह रहे हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत सारी चीजों की ट्रेडिंग होती है, जैसे शेयर्स की, वारंट की, डिबेंचर्स की। द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली कैसे ट्रेडिंग होती है? डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये भी आपको पता होगा, फिजिकल शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग अब अलाउड नहीं है। डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच physical certificate of an investor are converted into equivalent number of securities in electronic form. I hope इसकी अब आप मास्टर बन चुके हैं। I hope it is deemed, है ना। होप करा पहले हमने, फिर आपकी शक्ल से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। पढ़ चुके हैं ना डिपॉजिटरी। ओके, तो कह रहे हैं डीमैट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहां से जरा मार्क करो, ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी टेक्स प्लेस on a screen based platform provided by the exchange. Screen based platform का मतलब समझे क्या हुआ? कह रहे हैं जैसे जो भी आपने देखा होगा, जो भी जो लोग स्टॉक मार्केट में डीलिंग करते हैं उनका एक लॉगिन आईडी। एक्चुअली पहले क्या होता था, ये सब कुछ ब्रोकर के थ्रू होता था। बिल्कुल इनिशियल टाइम से चलिए, पहले क्या होता था, एकदम पहले की बात बता रहे हैं, जब ये स्टॉक एक्सचेंज बना था तो एक जगह होती थी। अगर आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा हो तो बीएससी में क्या होता था, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे एक जगह पर। वहीं पर ब्रोकर्स भी होते थे, वहीं पर इन्वेस्टर्स भी होते थे। देखा है सीरीज वगैरह में, देखा होगा आपने। हाँ, तो क्या होता था, उस जगह पर बीएससी पे सब लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है, और सब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे हम 100 पे लेना चाहते हैं, इतने पे लेना चाहते हैं, ठीक है। ये फिजिकल तरीका होता था शेयर की खरीद बेच करने का।
फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है और उसमें ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं, और इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, ब्रोकर के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ। अब क्या होता है, ब्रोकर के पास एक स्क्रीन होती है, ठीक है, ब्रोकर के पास एक टर्मिनल होता है। तो जैसे हमने अपने ब्रोकर को बोला रिलायंस के 100 शेयर खरीद लो, तो हमने ब्रोकर को कॉल पे बोला, ठीक है, कि तुम रिलायंस के 100 शेयर खरीद लो इस प्राइस पे, जो इस टाइम प्राइस है, इतने प्राइस पे तुम रिलायंस के 100 शेयर खरीद लो। तो ब्रोकर वो अपने लॉगिन आईडी से, अपने पैनल से 100 शेयर का सौदा जो है वो बुक कर देगा, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस होने लगे। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आने लग गई, हियरिंग की प्रॉब्लम। हियरिंग समझ गए, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ, ब्रोकर के पास बहुत सारी कॉल्स आ रही है, अब हमने उसे बोला 100 शेयर खरीद लो, बाई चांस गलती से उसको सुनाई दिया बेच दो। इसमें आपको पता है लोग बर्बाद तक हो गए, बिकॉज जस्ट अ सिंपल मिस्टेक। हमने बोला 100 खरीद लो, उसने 1000 सुन लिया गलती से, ठीक है, घर में कोई 1000 चिल्ला रहा था, उसने 1000 दिमाग में आ गया। ऐसा होता है ना, कई बार हम दिमाग में सुन कुछ और रहे हैं और अप्लाई कुछ और कर दिया। या आपके साथ एमसीक्यू में ऐसा कई बार होता होगा, ए सोच के निकले हैं और वहां जाते जाते बी लग गया, ठीक है, फिर कहते ये कैसे लग गया, हमने तो ये लगाया था। तो ऐसा ब्रोकर्स के साथ भी होने लगा, इंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम होने लग गई। तो लोग कुछ और इंस्ट्रक्शंस देते थे, ब्रोकर ने सही एग्जीक्यूट कर दिया तो ठीक है, और जरा सा भी गलत एग्जीक्यूट कर दिया, सौदा बुक हो गया, अब तो बुक हो गया। तो अब क्या है लेटेस्ट वर्जन, अब जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उन्होंने अपने क्लाइंट को खुद स्क्रीन दे दी है। मतलब उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया और उनको खुद स्क्रीन दे दी कि भैया तुम ही सौदा बुक कर लो, है वो मेरे थ्रू, ठीक है। वो हमको स्क्रीन, लॉगिन आईडी, पासवर्ड कौन प्रोवाइड कराएगा, ब्रोकर ही, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में तो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको उसके मेंबर के थ्रू ही करना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट के मेंबर कौन होते हैं, ब्रोकर्स, ठीक है। तो आपको ब्रोकर के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना है। तो लेटेस्ट वर्जन में ब्रोकर ने आपको स्क्रीन दे दी, टर्मिनल दे दिया, और आपसे कहा खुद ही अपना ट्रांजैक्शन बुक कर लो, ठीक है। तो अब आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके अपनी स्क्रीन खोलिए, देखिए क्या प्राइस चल रहा है, जिस प्राइस पे आप सौदा बुक करना चाहते हैं बुक कर दीजिए। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इज द लेटेस्ट मेथड जो चल रहा है, ओके। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म, ओके। करेंटली फॉर इक्विटी शेयर, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कह रहे हैं इक्विटी शेयर के लिए जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 चलती है। सुना है ये कभी, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, T+2 चलता है हमारा सेटलमेंट सिस्टम। T+2 का मतलब T इज द ट्रांजैक्शन डे, और उसके सेकेंड वर्किंग डे पे उसका सेटलमेंट होता है। ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट में क्या मतलब हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब हमने जिस दिन सौदा बुक किया, और सेटलमेंट मतलब प्राइस देना, डिलीवरी लेना, ठीक है। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर्स के केस में जो सेटलमेंट साइकिल चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, T+2। T means the trading day or the transaction day. Any shares which are traded on the stock exchange are required to be settled by clearing corporation of the exchange on 2 working day. अब इस बात को एक एक वर्ड को समझते चलना, सेटलमेंट बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखिए एक चीज तो हुई, ऐसे समझो मैकेनिज्म क्या होता है, बीच में कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज, एक तरफ कौन है, बायर, और एक तरफ कौन है, सेलर। बायर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, सिर्फ क्या दिया, इंस्ट्रक्शन, कि हम रिलायंस के 100 शेयर खरीदना चाहते हैं। इसी तरह सेलर ने भी एक इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, क्या, कि हम 100 शेयर सेल करना चाहते हैं, ठीक है, हम 100 शेयर सेल करना चाहते, दोनों ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। अब जिस दिन इंस्ट्रक्शन दोनों का मीट हुआ उस दिन ट्रांजैक्शन हो गया, वो हो गया T वाला डे। लेकिन अभी क्या होना बाकी है, अभी होना ये बाकी है, ये इनको शेयर दे, सॉरी ये इनको प्राइस देंगे, ये बायर है ना, ये इनको प्राइस देंगे यानी कैश देंगे, और ये इनको क्या देंगे, शेयर। ये जो शेयर की डिलीवरी और प्राइस की डिलीवरी होती है इसको सेटलमेंट कहा जाता है, ओके। तो अभी ये होना बाकी है कि सेलर इनको शेयर देगा और बायर इनको पैसा भिजवाएगा। ये जो सेटलमेंट होता है इसके लिए 2 वर्किंग डेज लगते हैं, यू कैन से, कि अगर आज हमारा सौदा ट्रांजैक्शन हुआ है देन इट हैज टू बी सेटल्ड विद इन सेकेंड वर्किंग डे, T+2 में, ठीक है। अब ये सेटलमेंट करवाने का काम कि शेयर की डिलीवरी हुई है कि नहीं, हमको एक बात बताओ कि स्टॉक एक्सचेंज में बायर और सेलर मिलते हैं एक दूसरे से, पता होता है कौन है, शक्ल देखी होती है, कुछ नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने एक सौदा बुक किया, रिलायंस से हम 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, आई डोंट नो हु इज द सेलर, हमें नहीं पता सेलर कौन है, हमें नहीं पता कैसा दिखता है, क्या है, हो सकता है मेरी बगल वाली चेयर में बैठ के जो करता वही होगा,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों इंटरनेट कैफे में हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हो सकता है वही सेलर हो हम बायर हो, बट वी डोंट नो। ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो स्टॉक एक्सचेंज का ये जो स्क्रीन है इसमें तो इंस्ट्रक्शंस बुक हो गए। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का एक होता है एक अलग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और इस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम बताओ क्या है? ये देखना कि इन्होंने शेयर दे दिए हैं, मतलब ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन समझो क्या करता है, इनसे शेयर लेगा, इनको शेयर देगा, इनसे पैसा लेगा और इनको पैसा देगा। ये काम होता है इस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। एंड दिस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ओनली। ठीक है, हर शब्द का मतलब समझते चलेंगे तो आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सेटलमेंट की बात समझ में आई? एंड यू नो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो आपके चेक में होता है। जो आप चेक काटते हो बैंक वाले चेक, उसमें भी तो यही होता है। अच्छा पहले यही लिख लो, अब आगे कुछ सुनोगे ही नहीं, है ना, बड़बड़ाते रहो, पहले हम ये लिख ले। चलिए, I was telling you the same thing happens in the check also. आप जैसे कोई चेक काटते हैं, किसी को देते हैं, तो उसी टाइम उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है? नो, एक दिन बाद, 2 दिन बाद क्लियर होता है, डिपेंडिंग अपॉन सेम ब्रांच है या अलग ब्रांच है। तो ये कहाँ जाता है क्लियरिंग होने? आरबीआई। आरबीआई, ठीक है, क्लियरिंग हाउस होता है वो, क्लियरिंग हाउस आरबीआई का होता है। इसीलिए कहते हैं क्लियरिंग होने में 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ये वहां जाता है, फिर वहां से फंड ट्रांसफर होंगे, फिर एक बैंक से डेबिट होगा, दूसरे बैंक में क्रेडिट होगा, ये सब पूरा काम होने को कहा जाता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। और यहाँ पर किस चीज का हो रहा है? शेयर का एंड अमाउंट का। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है जो सेटलमेंट करवाती है, और ये काम करने में कितना समय लग रहा है? 2 days। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एनी शेयर which are traded on the exchange are required to be settled by the clearing corporation on 2 working days. I hope अब ये लाइन क्लियर है। ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अब देखना क्या होता है, ऑर्डर रिसीव्ड आर मैच्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी एंड हेंस कट्स डाउन ऑन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर as well as on fraud resulting in improved operational efficiency। कह रहे अब जो हो रहा है ये ऑनलाइन ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है। बताओ अगर ऑनलाइन ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है तो ब्रोकर की गलती की कोई गुंजाइश बची? कह रहे कुछ है ही नहीं, ब्रोकर को तो रोल ही खत्म हो गया देखा जाए तो। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, आपने अपना ऑर्डर पंच कर दिया, वहां से आएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर जो है वो मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहले गलतियां होती थी, फ्रॉड होती थी, उन सब के चांसेस खत्म हो गए। It enables the market participants irrespective of their geographical location। आप कहीं भी बैठे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एनी डाउट? हाँ बेटा। हाँ, जरूरत इसलिए है क्योंकि हमको वो जो लॉगिन मिला है ना, वो ब्रोकर के थ्रू ही मिला है। सी द सिस्टम इज दैट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन सिर्फ ब्रोकर कर सकता है। ठीक है, अब ब्रोकर या तो खुद करे, और ब्रोकर खुद ही कर रहा है, बस उसने एक फैसिलिटी दे दी है अपने क्लाइंट को। अब मान लो हम क्लाइंट है, हम कह रहे नहीं भैया हमको स्क्रीन विन नहीं समझ में आती है, तो ठीक है ब्रोकर को बता देंगे, वो कर देगा। मतलब वो होता है ना कि या तो आप, अरे सिंपल समझिए ना, आजकल आप देखिए क्या होता है, पहले हम लोग बैंक में जाके पैसा जमा करते थे, वहां जाके उनसे कहते थे हमारी पासबुक अपडेट कर दो। अब उन्होंने फैसिलिटी क्या दे दी है, आप खुद अपने मोबाइल पे मोबाइल बैंकिंग करिए और खुद देख लीजिए पूरा अकाउंट। सो दैट इज द सिस्टम। या तो आप क्लाइंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करा लो, या तो क्लाइंट ने फैसिलिटी दे, मतलब ब्रोकर ने फैसिलिटी दे दी है कि आप चाहो तो आप खुद कर लो। ओके, पहले के टाइम पे एक्चुअली लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो वो सब कुछ ब्रोकर के थ्रू कराते थे। अब आजकल आप देखिए लोगों को कितनी नॉलेज है, सब पता है कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ठीक है, और नहीं पता है तो यूट्यूब है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने खुद ही फैसिलिटी दे दी है करने की, वो हो रहा है सब ब्रोकर के थ्रू ही। ओके, अब ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो कह रहे रेगुलेशन 40, ये रेगुलेशन सुनी है कभी? ये सुना है कभी? ये कौन सी है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, यही एलओडीआर है? अच्छा, इसके तो मास्टर्स हैं आप लोग, है ना। लोडर, it stipulates that except in case of transmission and transposition, request for effecting transfer of security shall not be processed unless the securities are in demat form।
समझ आया क्या लिखा है? कह रहे अगर शेयर ट्रांसफर होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल शेयर ट्रांसफर अब बंद हो गया है, अब फिजिकल शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आइए जरा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में। देखिए, दो तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने के लिए दो तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक है बीएससी। अब कुछ कंपनीज होती हैं, उन्होंने अपने शेयर्स बीएससी में लिस्ट कराए हैं, ठीक है। तो एक तो बीएससी में वो सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं जो वहां पर, मतलब वो ट्रेड होती है जो वहां लिस्टेड है, ओके। यानी अगर हमने अपनी कंपनी के शेयर्स को बीएससी में लिस्ट कराया है तो मेरे शेयर्स बीएससी के थ्रू ट्रेड होंगे। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो लिस्टेड किसी और स्टॉक एक्सचेंज में है, लेकिन उन्होंने परमिशन ले ली है कि हम इस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मल रूल ये कहता है आप जहां लिस्टेड हो वहीं ट्रेड होगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हमने कहा कि हम लिस्टेड है बीएससी में, लेकिन हम ट्रेडिंग परमिशन लेना चाह रहे हैं एनएससी में। मतलब हम बीएससी में तो ट्रेड हो ही रहे हैं, हम एनएससी में लिस्ट नहीं होना चाह रहे, हम लिस्टेड बीएससी में है, लेकिन आप हमें परमिशन दे दीजिए कि हम इसकी ट्रेडिंग एनएससी के थ्रू भी कर सकें। ऐसी सिक्योरिटी को बताओ क्या कहा जाता होगा? परमिटेड सिक्योरिटी। तो एक तो लिस्टेड है, वो तो जहां लिस्टेड है वहां तो ट्रेड होंगी ही होंगी। परमिटेड वाली भले ही कहीं और लिस्टेड हो, लेकिन अगर उनको अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कंडीशंस अप्रूवल के साथ मिल जाता है अप्रूवल, तो वो उस स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड हो सकती हैं जहां वो लिस्टेड नहीं है। तो पहला देखो लिखा है लिस्टेड, द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज व्हिच हैव साइंड द लिस्टिंग अग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। ये सुना है कभी आपने कि लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है, साइन करना पड़ता है? सुना है? अच्छा, लिस्टिंग अग्रीमेंट कौन से चैप्टर में बताया था हमने आपको? चलो बस यही चेक कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि भूलते जा रहे पढ़ते जा रहे हैं। और यही लिस्टिंग अग्रीमेंट अब क्या बन गया है? एलओडीआर। पहले ये लिस्टिंग अग्रीमेंट के क्लॉजेस होते थे, अब एलओडीआर बन गया है। और जरा परमिटेड वाला पढ़ के देखो, ठीक है, जहां ट्रेड हो रहे हैं वहां लिस्टेड नहीं है। which are actively traded at other stock exchange in India but are not listed on an exchange, trading in such security is facilitated as permitted security। यानी अगर हम ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के नजरिए से देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में दो तरीके की सिक्योरिटी ट्रेड हो रही है। एक वो जो वहां पे लिस्टेड में है, और एक वो जो लिस्टेड कहीं और है, ट्रेड यहां से हो रही है, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? परमिटेड सिक्योरिटी। एनी डाउट? अब बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। देखिए कल भी हम लोग ने ये सब डिस्कस किया है। मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ठीक है, यही सब हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरमीडियरी रीड लिख लीजिए। कौन पढ़ेगा ये? एग्जामिनर। यू रीड, है ना? व्हाई शुड आई? बताओ इनके नाम सुने? मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर, अंडरराइटर, बैंकर, कह दो कि नहीं पढ़े। अच्छा ये बताओ कि इसका क्या कोई चैप्टर भी था? जिस पूरे चैप्टर में चार्ट था, करा है वो चैप्टर? पढ़ा है? कब पढ़ा? ईईटी में पढ़ा था? मॉड्यूल 1 में? अच्छा, इसी सब्जेक्ट में कि ईबीसीएल में? ठीक 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 ठीक, चलिए ये पढ़ाना है हमको। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, आप भी बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना इन सब में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। यहाँ पे आ जाओ, ट्रेडिंग मेंबर्स एंड स्टॉक ब्रोकर। वैसे तो स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या बताया इन्होंने। ओल्ड में है, ठीक है, चलिए। ट्रेडिंग मेंबर्स और स्टॉक ब्रोकर, अब यही होते हैं स्टॉक ब्रोकर, और इन्हीं को हम लोग ट्रेडिंग मेंबर्स कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने की परमिशन सिर्फ किसको होती है? ब्रोकर्स को। ट्रेडिंग मेंबर्स और स्टॉक ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज who assist the investors in buying and selling of security. All the secondary market transactions on the stock are conducted through registered brokers of the stock exchange. जो भी ट्रांजैक्शन होने हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होंगे? सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू। ट्रेडिंग मेंबर्स यानी ये जो ब्रोकर हैं, ये सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकते हैं, who are permitted to become the members of stock exchange. सब ब्रोकर कौन हुआ? ब्रोकर का जो एजेंट है, ठीक है। A sub broker is an entity who is not a member of stock exchange.
ब्रोकर मेंबर होता है कि सब ब्रोकर होता है? ब्रोकर होता है। कह रहे सब ब्रोकर एक एंटिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं है, बट हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर एज एन एजेंट फॉर असिस्टिंग द इन्वेस्टर्स इन बाइंग एंड सेलिंग। पहले ना बहुत कम लोग थे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, तो ब्रोकर से ही काम हो जाता था। अब इन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा हो गए, लेकिन हर किसी को स्टॉक ब्रोकर बनने का लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस लेना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर बनने का, ठीक है। तो ये कह रहे हर किसी को लाइसेंस मिलता नहीं, तो उन्होंने अपने अंडर क्या, इतना काम बढ़ गया कि उन्होंने अपने अंडर क्या रखने शुरू कर लिए, सब ब्रोकर। तो सब ब्रोकर को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का, वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं कहलाया जाएगा, बट ही इज एक्टिंग अंडर द ब्रोकर, ओके, एज एन एजेंट फॉर असिस्टिंग इन बाइंग एंड सेलिंग। Trade have to be routed only through the trading terminal of registered broker of an exchange to be accepted and executed on the electronic system। यही हम आपको बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग शुरू कर दी। आपका जो ट्रेड है वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा, ब्रोकर के थ्रू ही होगा। सेबी रजिस्ट्रेशन टू अ ब्रोकर इज अप्रूव्ड बेस्ड ऑन एस्पेक्ट सच एज, अब कह रहे सेबी जो है वो ब्रोकर को कब अप्रूवल देगा, आपकी कैपिटल कितनी है, आपके पास ऑफिस स्पेस कितना है, इक्विपमेंट कितना है, मैन पावर कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीजें देख के सेबी आपको लाइसेंस देता है ब्रोकर बनने का। ऑब्वियसली ब्रोकर रिसीव्स अ कमीशन फॉर देयर सर्विस, इसी को क्या कहा जाता है, ब्रोकरेज। मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेबल टू कस्टमर्स इज फिक्स्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ने ये भी फिक्स करके रखा है कि मैक्सिमम कितना ब्रोकरेज आप ले सकते हैं। कस्टोडियन सुना इनके बारे में कहीं, क्या करते हैं, इनकी कस्टडी में रखा जाता है सामान, सिक्योरिटीज है, कैश है, जो इनकी कस्टडी में रखा जाता है, फंड्स होल्ड करते हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टोडियन। कर लेंगे आई थिंक कस्टोडियन, ठीक है। अब देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो अभी हमने आपको समझाया था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज मीट देयर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फंड्स। ये बात समझे, जैसे मान लीजिए हम एक बहुत बड़े ट्रांजैक्शन, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, हमने आज बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, हमने कहा रिलायंस के 100 खरीद लो, टाटा के 100 बेच दो, इनके इतने ले लो, इनके इतने बेच दो, सब हम ऑर्डर करते जा रहे हैं, ब्रोकर एग्जीक्यूट करता जा रहा है, ब्रोकर सोच रहा है बहुत बड़ा क्लाइंट मिल गया हमको, ठीक है। फिर जब डिलीवरी और पेमेंट की बारी आई तो हमने कहा नहीं, ना हमें शेयर चाहिए ना हमें पैसा देना है, तो उन्होंने कहा तुम एग्जीक्यूट ऑर्डर्स क्यों प्लेस कर रहे थे, हमने कहा बस ऐसी मजा आ रही थी, ये खरीद लो वो बेच दो, ऐसे ऑर्डर देने की मैं बचपन से आदत है। इसमें दिक्कत क्या हुई बताओ, किसको दिक्कत होगी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को नहीं, दिक्कत उस अदर पार्टी को है जिसके साथ आपका ट्रांजैक्शन मीट हुआ है। आपने कहा कि 100 खरीद लो, तो आपने अगर कहा 100 खरीद लो तो उसका बेचने का ट्रांजैक्शन हुआ ना। अब तुमने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, ठीक है, तो वो तो ट्रांजैक्शन कर चुका है अपना, उसने तो अपने शेयर दे दिए हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ये काम है देखना कि कोई भी पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे ना हटे। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये काम कौन देखता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखो लिखा है दीज एजेंसीज एक्ट एज अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड एंड गारंटी सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। आप सोच के देखिए, ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच में हो रहा है, जिसमें ना बायर ने सेलर को देखा है ना सेलर ने बायर को देखा है, ना दोनों एक दूसरे से मिले हैं, पता भी नहीं है कि उस तरफ कोई इंसान है भी कि नहीं है। ऐसे में हम किस पे भरोसा करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर हम कहते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा करें, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो तो एक कंपनी है, एक स्क्रीन है, ठीक है। एक्चुअल में डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये देखना किसका काम होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मर्चेंट बैंकर, इनको शायद आप बचपन से जानते हैं, है ना, पूरा आईपीओ मैनेज करना और सब कुछ मैनेज करना कौन कर रहा था, मर्चेंट बैंकर। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? म्यूचुअल फंड में शायद ये वर्ड आया होगा, पढ़ा भी होगा। खैर ये बताओ, आपने म्यूचुअल फंड में वो पढ़ा था, स्पेशल स्कीम्स? अभी हम याद दिला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा याद आएगा। म्यूचुअल फंड में हम लोग जब स्कीम्स पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी होती हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करती हैं। इंडेक्स बेस्ड फंड्स थे वो। अच्छा, ये याद है कि म्यूचुअल फंड चैप्टर पढ़ा था, शुरू से शुरुआत करते हैं। ये याद है कि एसएलसीएम नाम का एक सब्जेक्ट है, हम याद हैं? अच्छा ठीक है, एकदम शुरू से हमने कहा शुरुआत करें। ये याद है ईटी पास हुए थे, फिर एग्जीक्यूटिव आए, वही जिंदगी का सबसे बेकार डिसीजन हो गया, है ना।
अच्छा सीरियसली बताओ कितने लोग को सच में कोई देखो इंस्टीट्यूट नहीं सुन रहा, पेरेंट्स नहीं सुन रहे, सिर्फ हम लोग के बीच की एकदम कॉन्फिडेंशियल बात होगी ये, ठीक है? हमको सच बताओ कितने बच्चों को एक्चुअली में लगता है कि गलत फंस गए इस कोर्स में, आई वुड हैव डन समथिंग एल्स। कोई शर्माने की बात नहीं, एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, पक्का हम इंस्टीट्यूट को नहीं बताएंगे। बताओ कितने लोग को एक्चुअली में लगता है कि गलत फंस गया, आई वुड हैव डन समथिंग एल्स। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। 1 मिनट का समय देके अपने आप के लिए सच बोलो। बी ट्रू टू योरसेल्फ। इसमें कोई वो बात नहीं है कि अरे लोग फिर भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 1% कभी आपको ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए? सबको लगता है, तो अभी चुप क्यों थे एकदम से? हमें तो लगा कि बड़े मतलब अच्छा सबको ये लगता है कि सीएस के बजाय कुछ और कर सकते थे, ऐसा? सच में इतना डर क्यों रहे हो? हाँ नहीं देखो, रिजल्ट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बट एक चीज होती है ना, हम सीएस कर तो रहे लेकिन मन तो मेरा कुछ और करने का था, या सीएस ही करने का मन था। अच्छा जब पास नहीं होते तब आपको ऐसा लगता है, ओ अच्छा आपका तो कंडीशंस ही अलग हैं। मतलब हमारी शर्त ये है कि अगर हम कोर्स में आए तो हमको फटाफट पास करते चले जाओ, है ना, और अगर हमको फटाफट पास नहीं किया तो हमारा मन हट सकता है ना, ये कंडीशन है। ओके ओके ओके। तो कई बार जब रुकने लग जाता है तो आपको ऐसा लगता है, अच्छा जिन्होंने पहले अभी दिया ही नहीं उनको ऐसी फीलिंग कैसे आ गई कोर्स देख के कि अच्छा नहीं, समटाइम्स इट हैपेंस ना, जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि एमबीए वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया लाइफ है ना, कॉलेज जा रहे हैं, स्टेटस लगा ले, हाँ जॉब लग गई, एग्जैक्टली जॉब लग गई है, सैलरी आने लग गई, गर्लफ्रेंड पट गई, हाँ, और हम लोग अभी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में ही पड़े हुए हैं, और जो नहीं फील होता वो लोग फील करा देते हैं, तुम अभी भी सीएस कर रहे हो, है ना, तो तब फील होता है कुछ गलत कर दिया, है ना। अच्छा कितने लोग के पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं, बूढ़े हो जाओ लेकिन करते रहो। अच्छा, और एनीवन कोई ऐसा है जिसके पेरेंट्स नहीं खुश हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे सीएस तुमसे होगा नहीं? होते हैं ऐसे पेरेंट्स भी। हाँ ये भी पॉइंट है कि मतलब हमारे पेरेंट्स मासूम है, उनको भड़काया जाता है ना। हाँ ये भी ठीक। बात बंद कर, फोन के कनेक्शन काट दो, सारे रिश्तेदारों के नंबर उठा के ब्लॉक कर दो, हाँ सीधे चुपचाप घर आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग और छिपे छिपे घूमते हो, है ना। ओके ओके ठीक है। अब ये हाँ हाँ, आज सबसे पहले क्वेश्चन यही ना कि हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ, पिछली दिवाली में भी यही था। हाँ कह रहे वो सीएस तो ठीक है, कर क्या रहे हो? अच्छा वो ये तो नहीं कहते तुम कहाँ कर रहे हो, जो कर रहा है इंस्टीट्यूट कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम क्या कुछ कर रहे हो? ठीक 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 ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। जब बस हम यही जानना चाह रहे थे, ये तो एकदम देखो दर्द बाहर आ गया, बस आंसू नहीं गिर रहे हैं आंखों से। कोई नहीं कोई नहीं, जब ये तो बेटा बताना ही पड़ेगा, वरना इसमें तो लोग और आपको परेशान कर देंगे। कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो। कोई नहीं कोई नहीं, जब आप बन जाएंगे है ना, तब आप उनको जाके फिर परेशान करना कि देखो हम बन गए हैं, है ना, फिर भी वो आपको परेशान करेंगे। अच्छा बन गए, सैलरी कितनी है? दे विल नेवर लीव यू, कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो एनीवेज, बात चल रही थी म्यूचुअल फंड की। हाँ तो हमने म्यूचुअल फंड में आपको एक स्कीम बताई थी। स्कीम ये थी कि कुछ फंड ऐसे होते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि हमको रिटर्न चाहिए, ऐसा रिटर्न चाहिए जितना सेंसेक्स में रिटर्न आ रहा है उतना रिटर्न चाहिए। अच्छा ये याद है ना सेंसेक्स क्या होता था? टॉप कितनी कंपनीज, 30 की 50, 30 टॉप 30 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर ली जाती है, और उनका जो एवरेज होता है वो होता है सेंसेक्स, ठीक है, बीएससी की इंडेक्स होती है सेंसेक्स। अब हमने कहा हमें सेंसेक्स लिंक्ड पोर्टफोलियो चाहिए। सेंसेक्स लिंक्ड पोर्टफोलियो मतलब जैसे मैं 1 लाख रुपए लगाने हैं तो मेरे 1 लाख रुपए उन कंपनीज में लगाओ जो इस टाइम सेंसेक्स में है। इससे होगा ये, अगर सेंसेक्स बढ़ेगा तो मेरा जो रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर सेंसेक्स की वैल्यू गिरेगी तो मेरा रिटर्न भी गिर जाएगा। ये याद आया? इंडेक्स बेस्ड फंड्स होते थे, इन्हीं को ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहा जाता है। तो देखिए कह रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स। अब अगर हमने एक्सचेंज ट्रेडेड ईटीएफ में पैसा लगाया है तो ईटीएफ में लगाने का सबसे अच्छा
एडवांटेज ये होता है, देखो जो सेंसेक्स बनता है वो ऑटोमेटिकली टॉप 30 उठाता है। इसका मतलब सेंसेक्स में इंडिया की टॉप कंपनीज है और टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी। अब एक चीज हो गई कि मान लीजिए आपने रिलायंस में पैसा लगा दिया, ठीक है, और एक चीज हो गई हमने ईटीएफ में पैसा लगाया। मान लो रिलायंस डाउन चली गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाएगी, लेकिन अगर आपने ईटीएफ में पैसा लगाया है तो डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका पैसा रिलायंस से हट के उन टॉप कंपनीज में चला जाएगा जो सेंसेक्स में है। ओके, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स, commodity, bonds or a basket of assets like an index fund. In simple word, ETF are funds that track indexes such as Sensex and Nifty. तो ये उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं. When any investor buys shares or units of ETF, he buys shares or units of a portfolio that tracks the performance of index. ETF just reflect the performance of index they track. तो आपको पता है बेस्ट होता है कहाँ पैसा लगाना, ईटीएफ में बेस्ट होता है. आप किसी सिक्योरिटी में ना लगाइए, म्यूचुअल फंड में ना लगाइए, कहीं ना लगाइए. देखो अब म्यूचुअल फंड की भी हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा सही लगाया कि नहीं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है पता है? म्यूचुअल फंड की एएमसी के ऊपर, कि उसकी डिसीजन मेकिंग सही है कि नहीं. अगर उसने सही डिसीजन मेकिंग करी है तो वो सही जगह लगाएगा. ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड जैसे जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते एएमसी के गलत डिसीजन की वजह से, लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से उठ के आ रहा है कोई फिगर तो वो तो ऑब्वियसली सही होगा ही होगा. सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन ईटीएफ. बेस्ट मतलब सबसे सेफ होती है. अनलाइक रेगुलर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ ट्रेड लाइक अ कॉमन स्टॉक. ये स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं, शेयर की तरह खरीदे बेचे जाते हैं. बताया है हमने ये सब आपको, याद करिए हमने बताया था कि जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी तो पूरे दिन के लास्ट में मिलती है, ये याद है, एनएवी पूरे दिन में एक बार मिलती है, जबकि ईटीएफ जो है वो शेयर की तरह होता है, हर टाइम इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ओके, दैट इज व्हाट इज ईटीएफ. एंड द प्राइस ऑफ एन ईटीएफ चेंज एज पर द ट्रेडिंग इन द मार्केट टेक्स प्लेस. ओके, ईटीएफ आ गया समझ में? ये क्या है याद करो, वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा था हम लोगों ने, कल बताया है, ठीक है. बट अब ये थोड़ा सा डिटेल में है. कल हमने सिर्फ आपको डेरिवेटिव का मतलब बताया था. अब देखो इनके खुद ही के टॉपिक्स रिपीटेड हैं. डेरिवेटिव का सिर्फ मतलब बताया था. डेरिवेटिव में बहुत सारे तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है. देखो करेंसी डेरिवेटिव. अब करेंसी डेरिवेटिव में बताओ क्या खरीदा बेचा जा रहा होगा, रैदर क्या खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा. करेंसी, हम डॉलर खरीदना चाहते हैं आज से 3 महीने बाद आज ही के प्राइस में, तो हमने करेंसी डेरिवेटिव ले लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेरिवेटिव किसी भी चीज का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता. अभी वही रुको, ओल्ड वाले वही रुको है, ये 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक है, बाकी वही मिलेगा. क्या हो सकता है? करेंसी खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो करेंसी डेरिवेटिव हो गया. मान लीजिए हमने कमोडिटी खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, तो वो कमोडिटी डेरिवेटिव हो गया. जिस भी चीज को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव होगा, और उसका अंडरलाइंग एसेट वो कमोडिटी होगी. ठीक है, तो यही है, देखो करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, और यहाँ पे अब आ जाओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ये दिया होगा ओल्ड में, यहाँ आ जाइए, बहुत ध्यान से अब अंडरस्टैंड करिएगा. उसी चैप्टर में है, वही दिया है ओल्ड में. ठीक ठीक ठीक, ढूंढ लिया ना सबने? पेज नंबर ओल्ड में 419, कैटेगरीज ऑफ ओल्ड. अच्छा, एनीवे 400 कुछ है. हाँ, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की. बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा. हम लोग जब डेरिवेटिव्स की टाइप की बात करते हैं तो डेरिवेटिव में एक होते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, एक होते हैं फ्यूचर, और एक होते हैं ऑप्शन. ठीक है, फॉरवर्ड छोड़ दो, फॉरवर्ड आपके लेवल के अबव है. फ्यूचर एंड ऑप्शन शायद आपने सुना होगा, यही इन्होंने समझाए भी हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है. कल हमने आपको डेरिवेटिव में एक चीज ये बताई थी कि आज हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम रिलायंस का शेयर खरीदेंगे आज से 3 महीने बाद आज ही के प्राइस पे. ठीक है, तो मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कहा कि हम रिलायंस का एक शेयर, ठीक है, कब खरीदेंगे? बाय करेंगे. कब खरीदेंगे? 3 मंथ्स बाद आज के प्राइस में, और लेट से आज का प्राइस है 100 रुपए. ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि ए को क्या लग रहा होगा?
ए ने क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? क्योंकि ए को लग रहा होगा कि ये प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगा, ठीक है। और बी ने क्यों किया होगा? क्योंकि बी को लग रहा होगा कि कम होगा। अब आता है 3 महीने बाद का समय। 3 महीने बाद हमने कल भी आपको बताया था 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, 3 मंथ्स लेटर। पहली सिचुएशन ये हो सकती है, मान लो प्राइस हो गया 500, ठीक है, यानी प्राइस इंक्रीज हो गया, जैसा ए को लग रहा था वैसा ही हुआ। तो बताओ ए क्या करेंगे? ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लेंगे और 100 रुपए पे खरीद लेंगे। अगर ए ने 100 रुपए पे खरीद लिया तो बताओ बी का कितने का नुकसान हुआ? 400 का। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका प्राइस हो गया 50 रुपए, ठीक है, 3 महीने बाद 50 रुपए हुआ, यानी जो बी को लग रहा था वो सही हुआ। अब भी ए को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसको कितने पे खरीदना पड़ेगा? 50 रुपए पे, सॉरी 100 रुपए पे खरीदना पड़ेगा, जबकि मार्केट पे कितने का बिक रहा है? 50 का, यानी उसका नुकसान कितने का हो गया? 50 का। ये होते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में जो पर्सन है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट प्राइस तुम्हारे फेवर में हो या ना हो। ऑप्शन में सोचो क्या होगा? ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। यानी अगर यही उसने, अगर हम लोग फर्स्ट सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि उसने फ्यूचर खरीदा है, ओके, उसने रिलायंस का एक फ्यूचर खरीदा है। फ्यूचर खरीदने का मतलब है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। अब अगर उसने रिलायंस के एक शेयर का फ्यूचर खरीदा है 3 महीने का, इसका मतलब ये है कि 3 महीने बाद वो 100 रुपए पे खरीदेगा, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी क्यों ना हो। अगर 500 हुआ तो भी उसे 100 पे लेना पड़ेगा, अगर मार्केट प्राइस 50 है तो भी उसको 100 पे ही लेना पड़ेगा। यानी फ्यूचर के केस में ऑब्लिगेशन है, ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है, पहली बात, ओके। ऑप्शन के केस में समझो क्या होता है। ऑप्शन के केस में ये जो परचेजर है इसके पास ऑप्शन है, ठीक है। आज तुमने एक ऑप्शन खरीद लिया रिलायंस का कि हम 100 रुपए पे शेयर खरीदेंगे 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो मार्केट प्राइस देख लो, अगर 500 वाली सिचुएशन है तो बताओ वो क्या करेगा? वो कहेगा हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, ठीक है, हम 100 रुपए पे खरीदेंगे और हम मार्केट प्राइस पे नहीं लेंगे। और अगर मान लो 50 की सिचुएशन है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, मार्केट से 50 रुपए का ले लेगा। यानी दोनों ही सिचुएशन में एक ही विन विन सिचुएशन हो गई। दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑप्शन। अभी समझते जाना, कहानी थोड़ी लंबी है, कुछ लिखना नहीं, अभी समझते जाना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन। याद रहेगा ऑप्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि तुम मार्केट प्राइस पे लोगे कि वो वाले प्राइस पे लोगे। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात समझो, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदे जाते हैं ना डेरिवेटिव, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की एक कॉस्ट होती है जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो खरीदने का कोई कॉस्ट होगी ना। तो अगर हम आपसे कहें इसने रिलायंस का एक शेयर के 3 मंथ का 100 रुपए का फ्यूचर खरीदा है 30 रुपए पे, तो 100 रुपए क्या है? उसका प्राइस है रिलायंस का, और 30 रुपए क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम इज द कॉस्ट टू परचेज द डेरिवेटिव, ओके। अब हमको एक बात बताइए, फ्यूचर में क्या है? उसको लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन में उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ले चाहे तो ना ले। तो आपको नहीं लग रहा कोई फ्यूचर लेगा ही क्यों? आपको ये नहीं लग रहा कि नहीं ऑप्शन ही तो लेंगे, ऑप्शन में ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं लग रहा है? ये लगा ना, ऑप्शन में प्रीमियम ज्यादा होता है, बट ऑब्वियस है, ठीक है, ऑप्शन महंगा होता है। कह रहे हैं ऑप्शन में जो प्रीमियम दिया जाएगा वो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, ठीक है, तो वहां प्रीमियम ज्यादा होगा। अब बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें ये वाला सिनेरियो लेके चलना, 50 वाला, ठीक है, इन्होंने ऑप्शन खरीदा था कि हम आज से 3 महीने बाद 100 रुपए पे खरीदेंगे, 3 महीने बाद प्राइस हो गया 50 रुपए का, और इसके लिए इन्होंने प्रीमियम दिया था लेट से 30 रुपए का। 30 रुपए में इन्होंने ये ऑप्शन खरीदा था, ठीक है। 3 महीने बाद मार्केट में प्राइस हो गया 50 रुपए, ओके। तो ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं जाएंगे, ओके, और मार्केट से खरीद लेंगे। हमको बताओ इस सिनेरियो में ए का मैक्सिमम लॉस कितने रुपए का हुआ? 30 रुपए का। क्यों? प्रीमियम तो वो दे ही चुका था ना, खरीद तो वो चुका ही था। यानी अगर ऑप्शन के केस में आप ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम लॉस कितने का होगा? जो प्रीमियम आपने दिया, ठीक है। और जरा इसके ऊपर वाले सिनेरियो पे चलो, अगर हम आपसे कहें कि 500 रुपए का मार्केट प्राइस है तो ये क्या करेगा?
ये एग्जीक्यूट कर लेगा, ये कितने रुपए पे खरीदेगा? 100 रुपए पे खरीद लेगा। क्या बता सकते हो इसका कितने का प्रॉफिट हुआ? 370। सोचो कैसे 370? हम इसीलिए रुके हुए थे कि अभी कहीं दिमाग चलेगा। कैसे 370 समझ में आया? 400 का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन उसने 30 रुपए का प्रीमियम भी तो दिया था खरीदने के लिए, तो उसका नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 370। यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आते हैं, जो आपने मुंह जबानी कर लिए, जो ओल्ड सिलेबस में आप बता रहे थे कॉल इनपुट के प्रैक्टिकल यही है। ये ओरली कर दिया आपने पूरा क्वेश्चन, अभी करेंगे रिटन में भी दिया है इसमें एग्जाम्पल में, बट एक्चुअली दिस इज हाउ कॉल इनपुट आर डन। समझ आ गया? पक्का? ठीक है। इनको कहा जाता है डेरिवेटिव। आई होप ऑनलाइन वालों को भी आ ही गया होगा, बड़े शांत हैं सब, पता नहीं हैं भी कि चले गए। हमारी शक्ल दिखती, इनकी भी दिखनी चाहिए ना, तो गलत बात है। चलो एनीवेज, डीम्ड मान लिया कि समझ में आ गया। ओके, तो फ्यूचर ऑप्शन समझ में आ गया, इनका ट्रेडिंग मैकेनिज्म समझ में आ गया। ओके, जरा देखो फ्यूचर में क्या लिखा है। कह रहे हैं फ्यूचर रेफर्स, तब तक ऑनलाइन वाले टाइप करके बता दें समझ में आया कि नहीं आया। फ्यूचर रेफर्स टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स एन एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ प्री-डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ एन एसेट ऑन अ प्री-डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। डेट हमने पहले से डिसाइड कर ली, प्राइस हमने पहले से डिसाइड कर लिया। हम रिलायंस का शेयर 3 महीने बाद खरीदेंगे आज के प्राइस पे, तो हमने डेट भी डिसाइड कर ली और हमने प्राइस भी डिसाइड कर लिया। Contracts are standardized and their centralized trading ensures liquidity. अब देखो ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। दो पोजीशंस होती है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करिएगा। लॉन्ग का मतलब मेरे पास कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ हमने बाई किया होगा कि सेल किया होगा? लॉन्ग मतलब बढ़ रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो हमने बाई किया होगा कुछ कि सेल किया होगा? बाई किया। ये हम लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी भूलो नहीं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है खरीद रहे हैं, शॉर्ट मेरे पास से जा रहा है मतलब सेल किया होगा। लॉन्ग पोजीशन का मतलब देखिए क्या है, दिस इज व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज। जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं तो वो लॉन्ग पोजीशन है। एंड द बायर अग्रीज टू रिसीव डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, यानी जो हम कह रहे थे ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम रिलायंस का शेयर 3 महीने बाद खरीदेंगे, ठीक है, खरीदेंगे का मतलब हम कौन सी पोजीशन पे हैं? लॉन्ग पोजीशन पे। और शॉर्ट पोजीशन, दिस इज व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड एंड द सेलर अग्रीज टू मेक डिलीवरी। तो एक लॉन्ग पे होगा और एक शॉर्ट पे होगा। एनी डाउट? ओके, इसी तरह ये करेंसी फ्यूचर है, सेम ही चीज है। ऑप्शन पे आ जाओ आप सीधे। ओके, जैसे फ्यूचर में हम लोग देख रहे थे ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, ऑब्लिगेशन थी, मतलब 3 महीने बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही पड़ेगा, तुम्हारे फेवर में हो या ना हो। जरा ऑप्शन में देखो क्या होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव इट्स होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहे हैं अधिकार दे रहा है, दायित्व नहीं है। अधिकार दे रहा है मतलब तुम्हें अगर सही लगे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो, ना सही लगे तो छोड़ दो। To take or make delivery on or before a specified date at a specified price. बताओ ऑप्शन समझ में आ गया? ठीक है, बट दिस ऑप्शन इज गिवन ओनली टू वन पार्टी। अच्छा, दोनों पार्टी को ऑप्शन मिलेगा? दोनों को मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई यू अंडरस्टैंड? दोनों कह रहे हैं हम अपने अपने मन की करेंगे, तो कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है? जो खरीदता है ना ऑप्शन, उसको बेनिफिट मिलता है। ओके, ये ऑप्शन चूज करने का अधिकार उसको मिल रहा है जिसने ये ऑप्शन खरीदा है, क्योंकि उसी ने ही ज्यादा प्रीमियम दिया है। ओके, तो अगर हमने खरीदा है, बहुत ध्यान से एक बात समझना है, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम शेयर खरीदने का भी डेरिवेटिव खरीद सकते हैं, मतलब हम शेयर खरीदने का भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और शेयर बेचने का भी डेरिवेटिव खरीद सकते हैं। हाँ, बता रहे, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है टू परचेज द शेयर्स ऑफ रिलायंस, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है टू सेल द शेयर्स ऑफ रिलायंस। दोनों ही केस में आई एम द बायर ऑफ डेरिवेटिव। बायर ऑफ शेयर एंड बायर ऑफ डेरिवेटिव दो अलग बातें हैं। थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा, थोड़ा घुटने हिलाओ, समझ में आएगा। ये बात भी शाम तक समझ आएगी। घुटने लाने क्यों बोला मैम ने? देखो,
डेरिवेटिव खरीदना, हमने रिलायंस का शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में हम करेंगे क्या, रिलायंस के शेयर खरीदेंगे। ठीक है, दूसरा सुनना हमने डेरिवेटिव खरीदा है रिलायंस के शेयर बेचने का, मतलब हमने आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि हम रिलायंस के 100 शेयर 3 महीने बाद बेचेंगे आज ही के प्राइस में। अब बात समझ में आई, यानी हमने खरीदा तो डेरिवेटिव ही है, एक हो सकता है शेयर खरीदने का या शेयर बेचने का। अब क्लियर हो गई बात। तो जो डेरिवेटिव खरीद रहा है वो प्रीमियम देता है, भले ही तुम शेयर खरीदने का लो या शेयर बेचने का लो। खरीदने और बेचने को ऑप्शन में हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। सुना है कभी? कॉल मतलब बुलाना, बुलाना मतलब खरीदना, पुट मतलब भेजना, बेच देना। यानी अब समझिए, हम कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। अब ये लाइन समझो, समझ में आएगी। कॉल ऑप्शन खरीदा मतलब क्या हुआ, बाय करने का अधिकार खरीदा। पुट ऑप्शन खरीदा मतलब बेचने का अधिकार खरीदा। अब ये भी वैसे ही टॉपिक है, समझ आ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या समझ नहीं आया, आ गया? तो डेरिवेटिव खरीदा जाता है, वो प्रीमियम देता है, वो कॉल भी खरीद सकता है, पुट भी खरीद सकता है। चलो, बट दिस ऑप्शन इज गिवन ओनली टू वन पार्टी व्हाइल द अदर पार्टी हैज एन ऑब्लिगेशन। एक को राइट मिल रहा है और दूसरे की सिर्फ ऑब्लिगेशन है, उस दूसरे को वही करना पड़ेगा जो पहला वाला डिसाइड करेगा। ओके, देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। जरा देखो कॉल ऑप्शन कौन सा होता है, कॉल ऑप्शन इज विद द बायर। ये बायर शेयर का है कि डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का, ठीक है, एंड गिव्स होल्डर अ राइट टू टेक डिलीवरी। पुट ऑप्शन, द पुट ऑप्शन इज विद द सेलर एंड गिव्स द राइट टू टेक डिलीवरी। तो हमने एक डेरिवेटिव खरीदा है, हमने एक डेरिवेटिव खरीदा है शेयर खरीदने का। कॉल ऑप्शन, कॉल और पुट से ध्यान रखना तो इजी रहेगा। कॉल ऑप्शन खरीदा है यानी शेयर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ठीक है। पुट ऑप्शन खरीदा है मतलब शेयर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। क्लियर? ओके ओके, कह रहे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अब ये दो तरह के होते हैं, यूरोपियन एंड अमेरिकन। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस आर दोज वेयर the option can be exercised only at the expiration date. This is simple. कह रहे हैं अगर सिर्फ वही 3 महीने बाद ही हमको ऑप्शन यूज करने का अधिकार मिल रहा है तो वो यूरोपियन वाले होते हैं, और अगर एक्सपायरी डेट के पहले हम कभी भी खरीद बेच सकते हैं तो वो अमेरिकन ऑप्शन होते हैं। वैसे इंडिया में हम लोग ज्यादातर यूरोपियन स्टाइल लेते हैं। स्टार्ट करें एग्जाम्पल, ओल्ड में एग्जैक्टली सेम होगा, है ना? राजेश ही है पक्का? चलो जरा इसको पहले रीड करो। राजेश परचेजेस 1 लॉट ऑफ इंफोसिस टेक्नोलॉजी में 3000 पुट। पहले तो बताओ उसने खरीदा क्या है। राजेश परचेज कर रहा है 1 लॉट ऑफ, 1 लॉट का मतलब जनरली होता है 100 शेयर, हमने आपको बताया था ना, लॉट एंड ऑड लॉट। ओके, उसने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने, शेयर की बात कर रहा है इंफोसिस में 3000 पुट। पहले बताओ शेयर खरीदने का अधिकार खरीदा है कि शेयर बेचने का? इंफोसिस टेक्नोलॉजी के शेयर बेचने का उसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। अब ये बात समझ में आई, उसने पुट खरीदा है एंड पेज अ प्रीमियम ऑफ 250, 250 रुपए का जिसमें उसने प्रीमियम दिया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाउज राजेश टू सेल 100 शेयर्स ऑफ इंफोसिस। 100 की फिगर कैसे आई? क्योंकि 1 लॉट था। किस कंपनी के? इंफोसिस के। कितने रुपए पे? 3000 पर शेयर। जो लिखा था ना मे 3000, मे क्या है बताओ? मे क्यों लिखा है मे? अरे ये वाला मे, मंथ है मे, जो हम कह रहे हैं 3 महीने बाद, वो कह रहे हैं मे में खरीदेंगे, ठीक है। कह रहे हैं 100 शेयर वो बेचेगा इंफोसिस के 3000 रुपए पर शेयर के हिसाब से, एनी टाइम बिटवीन द करेंट डेट एंड द एंड ऑफ मे। मे मतलब हो गया जो मैच्योरिटी डेट है उसकी, ठीक है, टाइम हो गया। 3000 मे का, 3000 का मतलब हुआ उसका जो प्राइस है, कितने रुपए पे पर शेयर? 3000 पर शेयर और 100 शेयर है। पहले बताओ इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो?
तो अगर मान लीजिए लिखा है 1 lot of Infosys Technology May 3000 पुट, इसका मतलब क्या हुआ? 100 शेयर्स हैं, इंफोसिस के हैं, ये 100 शेयर इंफोसिस के बेचने का वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है। कितने रुपए पे बेचेगा वो? 3000 रुपए पर शेयर पे बेचेगा। कब बेचेगा? मई में बेचेगा। समझ में आया? इसी में अगर मान लो पुट की जगह कॉल लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता? 100 शेयर इंफोसिस के वो मई में 3000 रुपए के हिसाब से खरीदेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वो खरीद रहा है। चले आगे, और इसके लिए उसने प्रीमियम देखो कितना दिया है, 250 पर शेयर का। यानी कि इन ऑर्डर टू अवेल दिस प्रिविलेज, इस बेनिफिट को लेने के लिए राजेश को क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा 25,000 का। 25,000 कैसे आया? 250 रुपए पर शेयर का था, 100 शेयर थे, तो 25,000 का उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। द बायर ऑफ अ पुट हैज परचेज्ड अ राइट टू सेल, ये लाइन देखो अब समझ आ जाएगी। बायर ऑफ पुट हैज परचेज्ड अ राइट टू सेल, ठीक है, हमने खरीदा है पुट ऑप्शन, यानी हमने बेचने का अधिकार खरीदा है। हिंदी में समझो लाइन तो बहुत आसानी समझ में आएगी। बेचने का अधिकार खरीदा है। जनरली जब ऐसे खरीदा बेचा तो ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं ना, तो हमारा दिमाग पगला जाता है ना, बट धीरे धीरे समझो, बेचने का अधिकार खरीदा है। आई होप आप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखो, जो अभी हम लोगों ने ओरली किया था, देखो उसका प्रैक्टिकल है ये। If an investor is of the opinion that a particular stock, से रे टेक्नोलॉजी, कौन सी कंपनी है? रे टेक्नोलॉजी, is currently overpriced, उसको लग रहा है कि अभी इस कंपनी के प्राइस ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, in the month of Feb, and hence expect that there will be a price correction। एक बात बताइए, मान लीजिए आपको आज ऐसा लग रहा है कि ये रे टेक्नोलॉजी का इस टाइम भाव ज्यादा चल रहा है, ठीक है, और आगे जाके प्राइस करेक्शन होगा तो इसका प्राइस गिरेगा, तो हमको बस इतना बताओ कि तुम कॉल खरीदोगे कि पुट खरीदोगे? आज आपको लग रहा है इस कंपनी का प्राइस ओवर प्राइस चल रहा है, महंगा बिक रहा है आज, हो सकता है कल ये सस्ता हो जाए, तो आप कॉल खरीदोगे कि पुट खरीदोगे? कॉल खरीदोगे? बताओ, कॉल खरीदोगे कि पुट खरीदोगे? लेट से एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज मान लीजिए 500 रुपए का शेयर बिक रहा है और आपको लग रहा है आज 500 का बिक रहा है, 2 महीने बाद प्राइस करेक्शन हो जाएगा, इसका प्राइस 200 हो जाएगा, तो तुम आज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि बेचने का? आज ही के प्राइस पे बेचने का। आप पुट खरीदोगे। आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे पता है? आप कॉन्ट्रैक्ट ही करोगे, हम रे टेक्नोलॉजी के शेयर 3 महीने बाद बेचेंगे आज ही के प्राइस पे, मतलब 500 पे, बढ़े हुए प्राइस पे। आप समझ में आया डेरिवेटिव्स कैसे होते? यही तो डर था, आपको लगा आज महंगा है, हो सकता है कल सस्ता हो जाए। अगर कल सस्ता हो जाएगा तो कल बेचने का फायदा क्या है? आज हमने अधिकार खरीदा कि हम बेचेंगे 3 महीने बाद ही, लेकिन कब के प्राइस पे? आज के प्राइस पे। ये आपने क्या खरीदा? डेरिवेटिव खरीदा। शेयर खरीदने का खरीदा है कि बेचने का? बेचने का। अगर आज महंगा है तो आप बेचोगे ना, समझ आ गया? पुट खरीदेंगे, समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे देखो, कह रहे हैं इनको ऐसा लगा कि रे टेक्नोलॉजी अभी जो है वो ओवर प्राइस्ड है और आगे जाके इसका प्राइस करेक्शन होगा, ठीक है। हाउएवर ही डजंट वांट टू टेक अ चांस, वो चांस नहीं लेना चाह रहा। वो कह रहा है मान लो गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, आज 500 का फिर भी बिक रहा है, आज हम बेचना चाहें तो बेच लें, कल अगर हमने वेट किया तो कहीं गिर ना जाए प्राइस, तो अपने रिस्क को बचाने के लिए क्या करे? वो डेरिवेटिव में एंटर कर ले। किसको किसको नहीं आया समझ में? पक्का? यहां तक आ गया? यहां तक नहीं आएगा फिर आगे भी नहीं आएगा। कुछ रिपीट करना। हाँ बेटा, हाँ कहां पर बेटा? करेंटली ओवर प्राइस। हाँ, ये वही तो कह रहा है, ही डजंट वांट टू टेक अ चांस जस्ट इन केस द प्राइस राइज। वो कह रहा है हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, मतलब प्राइस राइज हो या प्राइस कम हो, हम आज के प्राइस पे रेट लॉक करना चाह रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो वो कह रहा है आज ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, कल को बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ भी हो, हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे। मान लो बढ़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो करेक्शन हो गया और गिर गया तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हम आज के प्राइस को लॉक करना चाह रहे हैं, यानी हमने आज के रेट पे डेरिवेटिव खरीद लिया। अगर आप आज के रेट को लॉक करना चाह रहे हो ना कि हम इसी रेट पे खरीदेंगे, लॉक करने का मतलब ही क्या होगा? तुमने क्या परचेज कर लिया? डेरिवेटिव। अब देखो इनकी कहानी क्या हुई आगे। लेट्स अज्यूम द कोट स्पॉट, कह रहे हैं द कोट्स फॉर द स्टॉक आर एज अंडर। आज जो प्राइस है कितना है? 1040। स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, आज का प्राइस 1040 है।
एक में पुट है 1050 पे, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? में पुट 1050 10, इसका मतलब क्या हुआ? बस इतना बताओ हमको पहले वाले का, ये दो अलग अलग हैं। पहले सिर्फ इतना बताओ ये क्या है? ये दो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में बिक रहे थे। पहला वाला था मे पुट 1050 10, मतलब मे में होगी मैच्योरिटी, बेचने का अधिकार है कितने रुपए पे? 1050 पे, जिसका प्रीमियम है 10 रुपए, ठीक है। और एक और डेरिवेटिव था जिसकी भी मैच्योरिटी में थी, बेचने का अधिकार था, लेकिन वो कितने पे बेच सकते हैं? 1070 पे। नहीं, ये दो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। एक है 1050 का और एक है 1070 का। 1070 वाले का प्राइस ज्यादा है तो देखो उसका प्रीमियम भी ज्यादा है। इन्होंने देखो कौन सा वाला लिया, इन्होंने इन दोनों में से कौन सा वाला लिया? अगली लाइन पढ़ो, ये वाला 1070 वाला, ठीक है। मतलब ये दो दो टाइप के डेरिवेटिव मिल रहे थे मार्केट में, इन्होंने कौन सा लिया? 1070 वाला। अब देखना कहानी क्या शुरू होगी। कह रहे इन्वेस्टर ने परचेज करा है 1000 रे टेक्नोलॉजी पुट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1070 एंड पुट प्राइस ऑफ 30। द इन्वेस्टर पेज 30,000 एज पुट प्रीमियम। 30,000 प्रीमियम कैसे हुआ? 30 रुपए का एक था, ठीक है, और उसने कितने खरीदे हैं? 1000, ठीक है। अब कह रहे हैं जरा मे में चलते हैं, मे में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, मान लो मे में जो स्पॉट प्राइस है वो 1020 हो गया, मतलब उसको जो लग रहा था वही हुआ, उसको लगा कि आज ओवर प्राइस्ड है, आज 1040 का है, लेकिन हो सकता है आगे जाके प्राइस कम हो जाए। मे में यही हुआ, प्राइस कितना हो गया? 1020 हो गया। अब अपनी लॉजिक के हिसाब से बताओ, उसके पास बेचने का अधिकार है कितने का? 1070 का, और मार्केट में कितने का बिक रहा है? 1020 का। तो बताओ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है, कुछ मत देखना सोल्यूशन वगैरह, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है तो हमको बताओ पहले तो उसका फायदा कितने का हुआ? 1070 माइनस 1020, ठीक है, मतलब उसके पास बेचने का अधिकार है 1070 का, जबकि मार्केट में बिक रहा है 1020 का। ये उसका क्या हुआ? फायदा। लेकिन इसको, इस फायदे के लिए उसने कुछ खर्चा भी किया है, प्रीमियम, तो वो हम लोग कर देंगे माइनस। जरा देखते हैं सोल्यूशन। इन द फर्स्ट सिचुएशन यू हैव अ राइट टू सेल 1000 रे टेक्नोलॉजी एट 1070 बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। देखो इन्वेस्टर ने कितना अर्न किया है? 50 रुपए पर पुट अर्न किया है। कैसे हुआ? 1070 माइनस 1020, 50 ही अर्न किया, विच विल अमाउंट टू 50,000, क्योंकि 1000 शेयर थे। लेकिन इस 50,000 में उसने 30,000 का प्रीमियम भी दिया था, तो नेट इनकम उसकी कितनी हो गई? 20,000। यही अभी ओरली किया था अभी आपने, समझ आया? पक्का एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। सेकंड सिचुएशन में आ जाए फिर। सेकंड कह रहे मान लो ऑप्शन नंबर 2, इसका प्राइस हो गया 1080। अब बताओ उसके पास बेचने का अधिकार कितने का है? 1070 का, और मार्केट में कितने का बिक रहा है? 1080 का। तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और मार्केट से वो ले, मतलब मार्केट में वो बेच देगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है तो उसका मैक्सिमम नुकसान कितने का हुआ? 30,000 का। पढ़ लो सेकेंड प्राइस सिचुएशन। हो गया? हाँ बेटा, मतलब बेटा फ्यूचर नहीं लिया है ना इसने, ऑप्शन लिया है, इसने खरीदा ही ऑप्शन है। ये जो पुट और कॉल होता है ना बेटा, ये ऑप्शन ही होते हैं, मतलब पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन ही होते हैं। अगर वो पुट खरीदे, जनरली ऑप्शन ही खरीदे जाते हैं ज्यादा। फ्यूचर में रिस्क है ना, एक्चुअली प्रीमियम कम है बट देन रिस्क है, और शेयर मार्केट में तो रिस्क ही रिस्क है। ओके, तो ज्यादातर लोग ऑप्शन में ही डीलिंग करते हैं। आ गया समझ में? एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, बड़बड़ाएंगे तो नहीं। ये क्या आ गया? ओके, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना, कैपिटल मार्केट में एक अच्छी चीज है, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया ठीक ठाक तो पूरे पूरे नंबर होते हैं। ये एक बहुत अच्छी, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आ गया एनएवी निकालने का,
या जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं ना, वो वाले परसेंटेज वाले 2%, 3% वाले, याद आए? कुछ ऐसा किया है? अरे म्यूचुअल फंड में भी किया है हम लोगों ने, कम ऑन। पूरी, हाँ, बैक एंड लोड, फ्रंट एंड लोड वाले, परसेंटेज वाले। बहुत सही, याद ही नहीं आ रहा है, क्लास में कराया हमने क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या इसके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो पूरे पूरे नंबर होते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, प्रोवाइडेड दैट आपको क्वेश्चन आता हो। ठीक है, तो एकदम आराम से। अब एक काम आज ये बस कर लेना, स्कैनर में देख लेना, इसके जो क्वेश्चंस हो वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो लगा लीजिएगा। हम बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तभी तो करवा रहे हैं इतना मेहनत। ठीक है, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन इसका। ओके, तो स्कैनर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन एक बार जरूर कॉल एंड पुट के ट्राई कर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, इसके बाद आता है राइट्स एंटाइटलमेंट। चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे। ठीक है, आज इतना पहले सेटल कर लो। प्रैक्टिकल वाला पोर्शन बस इतना ही था, बाकी अब सिंपल है। वही एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, एसएमई एक्सचेंज है। ओल्ड में है क्या ये सब? एक बार मैच करो, ये सब है ओल्ड में। राइट एंटाइटलमेंट नहीं था ना? और ये सब है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, पढ़ चुके हैं ये सब, दोबारा रिपीट दे दिया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, मार्जिन होगा फिर। ये स्टॉक एक्सचेंज आ गया ना, ब्लॉक डील, बल्क, ये सब होगा। सेंसेक्स, निफ्टी, ये पढ़ लोगे, ये रीड कर लेंगे अपने आप। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रोल, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात क्या? जैसे ही हमने ऐसे चैप्टर खत्म किया तो दिखना बंद हो जाते हैं। रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पढ़ लेना, बाकी ये पोर्शन जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे करा देंगे। ठीक है, ये भी होगा आपके में ओल्ड वालों में, एफईडी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, वही सब है, इधर उधर करके दिया है ओल्ड एंड न्यू में। ये क्वेश्चन बहुत आता है ओल्ड में, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए। इसके बाद हमको ये बताओ, ओल्ड में एससीआरए के बाद बचेगा क्या?